काहे जाना हमें दिहलू ये माई, दर दरे ठोकर खाए के। सरकारें आती हैं फिर चली जाती हैं। कुछ नेता जनता को भाते हैं, कुछ जनता नेता को भाती है। कुछ वादे पूरे होते हैं तो कुछ इरादे अधूरे रह जाते हैं। हर वर्ग को ये नेता अपने वादों से लुभाते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षित युवा हर बार बेरोजगार रह जाते हैं। वोटरों की बात कर लें तो कुछ वोटर जाति में बढ़ जाते हैं तो कुछ धर्म में बढ़ जाते हैं। कुछ आधा पौआ लेकर उस दिन खुश हो जाते हैं। अंगूठा छाप ये नेता न जाने क्यों शिक्षा का मुद्दा कभी नहीं बनाते हैं। कुछ भर्ती लेकर आए थे जो जाति विशेष में बढ़ जाते थे। कुछ भर्ती ही कम लाए हैं, सब प्राइवेट करने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कुछ अलग। आज के वीडियो में हम एक राजनीतिक विश्लेषण करने वाले हैं। यूपी में चुनाव हो रहा है, हालांकि पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। यूपी का भी चुनाव 2 चरणों का पूर्ण हो चुका है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हर चुनाव में क्यों शिक्षित समाज को दरकिनार कर दिया जाता है, क्यों नहीं बन पाता हर चुनाव में शिक्षा मुद्दा। क्या शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या नेता राजनेता जो अपने मुद्दों पे सरकार में आते हैं वो शिक्षा को लेकर दिए हुए टिप्पणी पे खरे क्यों नहीं उतर पाते? इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपने 2 चहेते राजनेता अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उन्होंने अपने अपने सरकारों में अपने अपने कार्यकाल में क्या उपलब्धि हासिल की, समाज के लिए क्या किया और कितनी नई परियोजनाएं लॉन्च की। इसके साथ ही आज की वीडियो में ही समझेंगे कि इन 2 विशेष पार्टी के मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए क्या है। इसके साथ साथ एजुकेशन पे इन दोनों ने अपनी मैनिफेस्टो में क्या रखा है। इसके अलावा आज की वीडियो में भी समझेंगे कि इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में यूपीपीसीएल में जेई या एई या टीजीटी की वैकेंसी में कितनी बढ़ोतरी हुई या फिर कितनी कमी हुई, कितने पारदर्शी तरीके से इन्होंने हर वैकेंसी को क्लियर किया। वही शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा राजनीतिक विश्लेषण, जो हमें अपने चुनाव में वोट करने से पहले एक बार सोचने पे मजबूर कर देगा। देश में विकास की गंगा बहाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, यूपी के चुनाव में 2 मुख्य पार्टियों में से एक समाजवादी पार्टी को ही मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी में हुई थी। चुनाव चिन्ह इसका याद कर लीजिए, ये साइकिल चुनाव चिन्ह है। स्थापना या संस्थापक इसके श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं और अध्यक्ष जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। अब बात कर लें वर्तमान समय में इनके लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 5 और 5 है। कुल 543 सीटें लोकसभा में और 245 राज्यसभा में है, जिनमें से 5-5 सीट सपा यानी समाजवादी पार्टी के अंडर में है। वही विधानसभा की बात करें, ये मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो 70 सीटें विधानसभा में हैं और विधान परिषद में इनकी कुल 39 सीटें हैं 100 सीटों में से। अब बात करते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अखिलेश यादव जी के बारे में। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आए। श्री अखिलेश यादव जी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा पार्टी के। इसके अलावा ये हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं। ये लगातार 3 बार सांसद चुने जाने वाले भी एक राजनेता है। जन्म इनका कब हुआ था? ये 1 जुलाई 1973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सैफई के इटावा यूपी में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा जो अहम मुद्दा है कि कितने ये शिक्षित हैं, तो आप लोग जान लीजिए अखिलेश यादव जी की शिक्षा सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मैसूर से ली हुई है। उसके साथ ही इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से है। जब ये यूपी के सीएम बने थे तो वो सबसे ज़्यादा अब तक के युवा नेताओं में से एक थे, यानी मात्र उनकी उम्र उस समय 38 वर्ष थी। वो समय था 2012, जिस समय वो यूपी के 20वें सीएम बने थे। अखिलेश यादव जी की शुरू से ही रुचि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में थी। वो कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। 2012 में सपा के द्वारा 224 विधानसभा सीटें जीत करके जब सरकार बननी थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा अपने सुपुत्र अखिलेश यादव जी को
मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित कर दिया गया। अखिलेश यादव जी के 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारे प्रमुख कार्य कराए, जिसमें से कुछ मुख्य कार्यों की मैं विवेचना करने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे यूपी 100 पुलिस सर्विस की उन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की थी। लखनऊ मेट्रो का शुरू करने वाले यही राजनेता थे। वुमेन पावर लाइन 1090 को भी इन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा इकाना क्रिकेट स्टेडियम और 15 लाख लैपटॉप जो छात्रों को मुफ्त में वितरित किए गए थे, ये सभी प्रमुख कार्य। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे कार्य थे जिसको हम इस वीडियो में भी गणना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कार्यों को भी मैं आपको इन्हें बता दिया हूँ। अब देखिए अखिलेश जी के कार्यकाल यानी 2012 से 2015 के बीच में यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसियाँ कितनी निकली थी। ये समय था 1/08/2012 में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो 226 सीटें सबसे पहले इन्होंने लेकर आई थी। उसके बाद 7/10/2013 में इन्होंने 241 सीटों पे भर्ती कराई थी। 15/5/2015 में कुल 794 की बड़ी भर्ती इन्होंने कराई थी। इसके अलावा 2016 में इन्होंने कुल 535 वैकेंसी निकाल करके भर्ती कराई थी और अंत में 2017 में यानी जब उनका कार्यकाल समाप्ति पे था तो 1196 की बड़ी वैकेंसी लाई थी, यानी कि ये टोटल वैकेंसी थी जिसमें जूनियर इंजीनियर की सीटें इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो 303 थी। हालांकि इन भर्तियों में इन पे काफ़ी आरोप भी लगे। इनके विपक्ष दल के नेता ने इन पे कई बार आरोप लगाया कि किसी जाति विशेष को ही भर्ती में शामिल किया जा रहा है, उन्हें सीटें ऑफर कर दी जा रही हैं। इसके अलावा अखिलेश जी ने काफ़ी पुलिस बल को भी बढ़ोतरी की थी। पुलिस में भी काफ़ी लोगों को इन्होंने भर्ती कराया था। अब बात करते हैं सीएम अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई कुछ मैनिफेस्टो, कुछ घोषणाएं जिन्हें वो चुनाव जीतने के बाद पूर्ण करेंगे। उसमें से प्रमुख है 300 यूनिट ये बिजली मुक्त करने की बात कर रहे हैं। हालांकि यूपीपीसीएल पहले से ही काफ़ी लॉस में चल रहा है, इसके बावजूद ये 300 यूनिट बिजली मुक्त कैसे करेंगे, ये भी इनके लिए एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ होगी। इसके अलावा इन्होंने 11 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की बात करी है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण भी देने की बात किया है इन्होंने। उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने का काफ़ी अहम मुद्दा इनके पास उठाया गया है। पीजी तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की बात इन्होंने की है और 2027 तक 100% शिक्षित राज्य यूपी को बनाने का इन्होंने भी एक घोषणा कर रखी है। इनका जो पुराना लैपटॉप वाला वितरण कार्यक्रम था उसको इन्होंने फिर से कंटिन्यू किया है, यानी 12th पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने का कार्य भी करेंगे। इसके अलावा इन्होंने छात्रों को लैपटॉप वितरण के अलावा एडमिट कार्ड पर राज्य में सभी जितने भी सरकारी बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा करने का भी ऑफर दिया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवारों को 2 साल की छूट देने का भी कार्य करेंगे अगर ये सत्ता में वापसी करेंगे। तो ये सभी एजुकेशन से रिलेटेड इनके मैनिफेस्टो की बातें थी जो छात्रों के लिए ये सत्ता में वापसी करने की बात करेंगे। हम उनको लाएंगे राजनीतिक दल या फिर पूरे विश्व की सबसे बड़ी मेंबर के तौर पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुई थी। चुनाव चिन्ह इसका कमल है, लोटस है। संस्थापक की बात कर लें तो इसकी संस्थापक जो थे वो 2 लोग थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि 1991 ईस्वी में जो जनता पार्टी थी उसके जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, इन्हीं जनता पार्टी से ये अलग होकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके JP नड्डा है, जबकि यूपी में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बात कर लें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भारत की रूलिंग पार्टी भी है, इसलिए इसकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आप यहाँ पर क्रम से देख रहे होंगे 301 और 97 है। और विधानसभा और विधान परिषद में बात करें तो 297 और 44, ये यूपी में बात कर रहा हूँ। यूपी से लोकसभा और राज्यसभा की सीटें इनके पास कुल 62 और 22 हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी में सीएम के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में प्यार से इन्हें लोग महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में ये यूपी के सीएम हैं और इसके साथ ही गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ये एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो 5 लगातार बार गोरखपुर से सांसद चुने जा चुके हैं। जन्म इनका एक नॉर्मल परिवार में
5 जून 1972 में पंचूर गांव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। शिक्षा की बात कर लें योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, तो इनकी शिक्षा बैचलर डिग्री जो इन्होंने किया है वो मैथ से बीएससी कर रखा है हेमवती यूनिवर्सिटी से। श्री योगी आदित्यनाथ चर्चा में तब आए जब ये 1990 ईस्वी में राम मंदिर के आंदोलन में मात्र 18 से 19 वर्ष की आयु में ही घर त्याग करके राम मंदिर हेतु आंदोलन में शामिल हो गए थे। उसी समय ये महंत अवैधनाथ के शिष्य भी बने और 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मठ के महंत भी बन गए थे। ये वही योगी आदित्यनाथ थे जिनका पूर्व में नाम अजय सिंह बिष्ट या अजय मोहन बिष्ट हुआ करता था, यानी कि अजय सिंह बिष्ट यूपी के 2017 से 2022 तक के कार्यकाल के लिए यूपी के 21वें सीएम चुने गए। मात्र 26 वर्ष की उम्र में ये गोरखपुर से पहले सांसद बनने वाले भी एकमात्र राजनेता हैं। 18 मार्च 2017 को इन्होंने यूपी के 21वें सीएम के रूप में शपथ लिया था। ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में आने से पहले भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी से 36 का आंकड़ा लिए हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों से असहमत थे। हालांकि बाद में कुछ सहमति आपस में बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए और भाजपा के लिए पूर्णकालीन सेवा में लग गए। अब जानेंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ प्रमुख कार्य किए थे। जैसे ही इन्होंने अपनी सरकार बनाई, इन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 100 से अधिक अनफिट पुलिस कर्मियों को अलग कर दिया था। ये उस समय काफ़ी मुद्दा भी बनाया गया था विपक्ष के द्वारा। हालांकि 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज आने का दावा करने वाली पार्टी भाजपा का मानना है कि यूपी के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। इनके अनुसार गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की सौगात दिया गया है। 5 नए एयरपोर्ट की स्थापना कर दी गई है। इस समय यूपी पूरे देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट रखने वाला एकमात्र राज्य है। इनके अनुसार 5 और नए एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें जेवर एयरपोर्ट की स्थापना भी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई है। 6 नए एक्सप्रेस वे की भी स्थापना इस सरकार के द्वारा चल दी गई है, जिसमें से कुछ उद्घाटन कर दिया गया है और कुछ ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जो अभी प्रोसेस में हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे, ये 2 ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जिनकी उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर दिया गया है। 4470 नए एम्बुलेंसों की सौगात पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार में आने के बाद दी गई। इसके साथ ही 8866 करोड़ अवैध संपत्ति थी जो इन्होंने जब्त कर लिया था माफियाओं के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि के कारण कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ था। हालांकि विपक्ष का भी इस पे अपना अलग से मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे एक बहुत अहम मुद्दा बना करके इस बार चुनाव में है, यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। रोजगार की बात करें तो इन्होंने 1.43 लाख पुलिस की भर्ती कराई है और 1.26 लाख शिक्षक भर्ती इन्होंने करवाई है। इसके अलावा कुल इन्होंने 87 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया था सत्ता में आते ही। और इनके द्वारा एक और प्रमुख कार्य किया गया है जो है नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग निर्माण कारखाना। अब जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता में आने के बाद कुल कितनी इन्होंने अब तक यूपीपीसीएल जेई में वैकेंसी कराई है। सत्ता संभालते ही 8/10/2017 में इन्होंने 226 सीटों की भर्ती कराई थी। हालांकि उस समय इसका पेपर लीक हो गया था और छात्रों के आक्रोश के द्वारा ये भर्ती उस समय निरस्त कर दी गई थी और पुनः इस भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से कराया गया था। इसके बाद 6/9/2019 में कुल 296 सीट इनके द्वारा भर्ती कराई गई थी यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। 4/12/2020 में 191 सीट उन्होंने लाया था, जिसका एग्ज़ाम तो हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी इस वैकेंसी का बाकी है। इसके अलावा अभी इन्होंने 173 पोस्ट की विज्ञापन जारी किया है। इसका अब तक एग्ज़ाम डेट या फिर किसी भी तरीके की सूचना जारी नहीं की गई है, केवल इसका फॉर्म अभी फिलअप कराया गया है। बीजेपी भी अपने कुछ शिक्षा के नए मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव में है। यूपी का चुनाव शिक्षा पे है या नहीं है, आप यूपी के चुनाव में विभिन्न पार्टियों के द्वारा जारी करी गई इन मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में उनके किए गए वादों से देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कॉलेज जाने वाली हर महिला को स्कूटी देंगे। इसके अलावा एमबीबीएस की सीट इन्होंने दुगना करने की बात की है। ये काफ़ी बड़ा इनका दावा है।
इसके अलावा हर ब्लॉक में एक आईटीआई, नई आईटीआई खोलने की भी बात की है। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी भी खोलने की बात की है। 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन भी ये हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त में कोचिंग भी देंगे और हर परिवार को कम से कम एक रोजगार देने की बात की है। ध्यान दीजिए, ये इन्होंने रोजगार की बात की है या फिर इसे स्वराज रोजगार का भी नाम दिया है। सिंचाई के लिए इन्होंने भी मुफ्त बिजली का एक वादा किया है, यानी कि यूपीपीसीएल के ऊपर काफ़ी आगामी समय में भार बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीपीसीएल काफ़ी लास्ट में चल रही है। इसके बावजूद सभी पार्टी के राजनेता अपनी अपनी मुफ्त बिजली देने की बातें कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में काफ़ी वादे हैं। इन वादों को न वो भूलना चाहेंगे, न उन्हें हम भूलने देंगे। इन वादों को याद कर लीजिए और हो सके तो इन वादों का पीडीएफ बना के रख लीजिए, ताकि आगामी समय में जब ये सत्ता में वापसी करें तो इन वादों पे कितने प्रतिशत वो खरे उतर पाते हैं, इसकी विवेचना करने के लिए हम तैयार रहें। और अंत में आपसे एक ही निवेदन है कि वोट करने के लिए अपने घर से ज़रूर से निकलें, ताकि सरकार जो बने उसमें आपका भी पूर्ण रूप से प्रतिभाग हो और आप ये कह सकें कि इस सरकार को चयन करने में आपका भी हाथ है। ताकि आपको कैसा लगा मेरा यह विश्लेषण, ये वीडियो में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।